सो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग योर 20s 30s एंड सो ऑन। आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो 20s के अंदर है, मैं उनको पहली बात तो ये कहूं कि जो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस है उसके बारे में अभी सोचना नहीं है। ये बात 30s की एज में जाके सोचता है बंदा। 20s के अंदर आपको ये नहीं सोचना कि आपको आपकी कंपनी कितना रगड़ रही है या कितना आपसे काम ले रही है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आप कुछ टाइम अपना एक्सपीरियंस, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है एक्सपीरियंस लेना, तो एक्सपीरियंस लेके आप मूव ऑन करें। हाँ, अगर आपको फर्स्ट करें, आपको लगता है कि आप यहाँ पर जो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और 12 घंटे की जो जॉब कर रहे हैं, इसके बजाय अगर आप घर जाके कोई और फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, उसके अंदर अपना प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं, तो बेहतर ये कि वो जॉब छोड़ के कोई और जॉब कर लें जिसमें कम टाइम हो। ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप ढीले होके काम करें। जब काम करेंगे तो ऑफकोर्स पैसे भी बनाएंगे, और जब पैसे बनाएंगे तो उनको आपको खर्च भी करना होगा, सेव भी करना होगा, इन्वेस्ट भी करना होगा। अब सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं। किसी को पूरा पूरा घर संभालना होता है तो वो उनके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, और किसी को कुछ भी नहीं करना, अपने घर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। लेकिन इन एनी केस सबसे पहले तो आप अपनी इमरजेंसी फंड को सेव कर लें, सेफ गार्ड कर लें। यानी कि आपके 3 to 6 मंथ्स की जो टोटल आपकी जो खर्चा है आपके घर का, वो आपके पास सेव होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। तो वो आप सबसे पहले तो वो सेव करें, और उन पैसों को आप अच्छे किस्म के जो लिक्विड किस्म के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि उसमें सेविंग्स अकाउंट्स हैं या नेशनल सेविंग्स हैं या इस तरह की जो भी सेफेस्ट काइंड ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, ताकि वो फॉरेन लिक्विड हो सके और आप उसको जिस टाइम पे भी जरूरत हो उसको आप निकाल सकें। ये तो सबसे पहले आपको अपना जो एक इमरजेंसी फंड है वो फॉर्म कर लेना चाहिए। इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है ना, वो है बेसिकली आपका, क्योंकि आप 20s के अंदर हैं, यू शुड गो एग्रेसिव, और उसके अंदर आपको स्टॉक्स के अंदर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर, तो आपको पाकिस्तान के अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर का, तो बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको ये देखना चाहिए, जो मैं हर एज ग्रुप को बोलूंगा कि लेवरेज के अंदर बिल्कुल भी ना जाएं। आप जहां भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, वो वहां पर ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो कि आपको नॉन लेवरेज प्रोडक्ट हो। चाहे आपके पास 1000 रुपए हो, आप वो 1000 रुपए इन्वेस्ट करें, 2000 हो 2000 इन्वेस्ट करें, 25,000 हो 25,000 इन्वेस्ट करें। लेकिन आप लेवरेज के अंदर ना जाएं। लेवरेज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख सकते हैं कि लेवरेज होता क्या है। लेवरेज इस तरह से, लेवरेज आप ये समझें कि आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं, तो आपको कोई कंपनी या स्टॉक ब्रोकर आपको ये बोलेगा कि आप मेरी तरफ से बाकी के 90,000 रुपए लें और 10,000 की जगह आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हम देख लेंगे। देख क्या लेंगे, लॉस के अंदर वो आपके ऊपर जाएगा, प्रॉफिट के अंदर वो उसके साथ थोड़ा सा शेयर होगा। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप जो भी आपके पास कैश है वो इन्वेस्ट करें। और क्योंकि आपकी एज ऐसी है, आप नुकसान भी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप मार्केट की डिप्स को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक्स के अंदर जाएं। कोई भी आप सेफ इन्वेस्टमेंट ना करें इस पॉइंट के ऊपर। आई मीन व्हेन आई एम सेइंग सेफ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कोई रिस्की एसेट इस तरह का ले लें जिसके अंदर डूबने के चांसेस 100% हो। यानी कि आप लेट्स से क्रिप्टो के अंदर ऐसा कॉइन ले लें जो बिल्कुल ही नया हो और उसका कुछ पता ना हो, वो अगर एक दफा नीचे जाए तो बिल्कुल ही नीचे चला जाए। लेकिन आप अगर कैसे किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स से आप पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, लेकिन अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आपके दो फायदे होंगे उसमें। एक तो ये कि आप उस प्रोसेस को समझ जाएंगे, आप स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस को समझेंगे, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि आप अगर 20s के अंदर ये सीख जाएंगे ना, तो मैं ऐसे 50 साल के बाबों को भी जानता हूं जिनको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। तो आप 20 साल के अंदर वो चीज सीख जाएंगे, तो आपको सोचें, आपका जो कंपाउंडिंग होगी, जो स्नोबॉल होगा एक्सपीरियंस का, वो कहां पहुंचेगा। ये तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, प्लस ये कि आपका जो प्रॉफिट्स होंगे वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप ये समझें कि किसी ने अगर 2000 के अंदर 10,000 रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किए, तो आज वो तकरीबन कोई 3,20,000 रुपए के करीब हैं मिनिमम। तो ये तो आपको एक एग्जांपल दी है। इसी तरह आप हर 10 साल 20 साल के ऊपर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर आप 2015 में यही चीज या 17 में यही चीज इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे अभी भी नेगेटिव में। तो ये साइकिल चल रही होती है स्टॉक मार्केट की, जो कि ऊपर नीचे होती है। इसीलिए मैं यंग बंदों को कहता हूं कि वो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि अगर अगला 10 साल भी स्टॉक मार्केट नीचे रहेगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके अंदर फर्दर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आपको तो बल्कि अगर आप मतलब छोटी एज के अंदर आप एंटर हो रहे हैं, तो आपको तो हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए अगले 5 साल तक कि स्टॉक मार्केट नीचे ही जाती रहे। जब वो नीचे जाती रहेगी तो आप उसके अंदर फर्दर डिप्स पे बाय करते रहेंगे, और वो इवेंचुअली एक दिन ऊपर जाएगी।
जाएगी। जब वो ऊपर जाएगी तो आपको सारे के सारे आपको एक साथ ही सारा फायदा देगी वो, और आपके पास क्योंकि टाइम होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर 20 साल का होराइजन लेके चलें, इससे कम का होराइजन लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जो थोड़े से सेफ एसेट्स हैं उसके अंदर खेल सकते हैं अगर आपको पैसे ज्यादा जल्दी चाहिए। इसी बात पे मैं बताऊं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि किन चीजों को आप अपना इन्वेस्टमेंट ना समझें, वो आपके 20s की एज के अंदर भी इंप्लीमेंट होती है, तो वो जाके देखिए उस वीडियो को, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और उसके अलावा आप एक मैं न्यूज़ लेटर निकालता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताता हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके अंदर मैं ऐसी चीजें बताता हूँ कभी कभी कि वो मैं वीडियोस के अंदर शायद ना बोलूं, तो वो मैं न्यूज़ लेटर के अंदर लिखता हूँ। पुराने न्यूज़ लेटर भी उसी लिंक पे आपको मिल जाएंगे। न्यूज़ लेटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो 20s के अंदर एक कभी कभी प्रेशर फील होता है, वैसे बहुत कम लोगों को प्रेशर फील होता है पाकिस्तान में, मैंने देखा है। नॉर्मली लोगों को इस तरह के प्रेशर फील नहीं होते, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं 20s के अंदर। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं इस बारे में कि घर होना चाहिए, तो घर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घर होना चाहिए। लेकिन 20s के अंदर आई थिंक इतना आपकी शायद इनकम लेवल ना हो कि आप घर खरीद सकें, चाहे वो मॉर्गेज के ऊपर ही खरीद सकें। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी मॉर्गेज का ट्रेंड आ गया है, तो हो सकता है पाकिस्तान के अंदर मॉर्गेज आप ना कर सकें, लेकिन उसके लिए परेशान ना हो। और अगर आप देखें, क्योंकि ठीक है प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती हैं, लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइसेस जो आपकी अप्रिसिएशन होती है पैसों की, वो अच्छी होती है या घर की रियल एस्टेट की होती है। तो स्टॉक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स देती है अगर आप उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे देखेंगे। रियल एस्टेट भी अच्छे देती है, तो लेकिन उसमें वही बात है कि रियल एस्टेट के अंदर हर लोकेशन आपको उस लेवल का रिटर्न नहीं देती जिस लेवल का स्टॉक मार्केट देती है। प्लस ये कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप पर्टिकुलर शेयर्स खरीद लेंगे ना, तो वो हो सकता है आपको 3-4 महीने के अंदर ही कहाँ से कहाँ पहुंचा दें। इसी तरह आप रियल एस्टेट के अंदर भी ले लें, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस ले लेंगे तो हो सकता है वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे दें। लेकिन ये चीज एक 100% नहीं होती, तो इसलिए लॉन्ग टर्म पे देखें तो स्टॉक मार्केट आपको अच्छा गेन देती है। और घर खरीदना, अगर आप इस काबिल हैं कि घर खरीद लें और आपका मेंटालिटी इस तरह की है कि आपको घर खरीदना ही खरीदना है, फिर तो आप ये 20s के अंदर डिसीजन लें। अदरवाइज मैं कहूंगा इस डिसीजन को 30s के लिए पुट ऑफ करके रखें, अनलेस एंड अनटिल आप उस टाइप के नहीं है कि आप अपने पैसे बचा सकें या अपने पैसों को सही से मैनेज कर सकें। फिर मैं कहूंगा कि आप घर ले लें अगर आपके पास इस काबिल हो गए कि आप उसकी डाउन पेमेंट कर सकें। इसके अलावा मैं कहूं कि आप हमेशा पॉन्जी स्कीम्स और इस तरह की, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई या हॉलिडे रेंटल हो गया, या फिर इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो मैं उसका लिंक अगेन लगा दूंगा। और मैं न्यूज़ लेटर में भी इस तरह की बातें करता हूँ। उस तरह की चीजों में तो बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि 20s की एज में आपको नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग आपको साइड इनकम के लिए लेके जाएंगे, साइड बिजनेस पे लेके जाएंगे। तो उस तरह की चीजों में बिल्कुल भी ना आए और इस तरह की चीजों से बिल्कुल दूर भाग जाएं। आपको जो फोकस करना है, अपने कैरियर पे फोकस करना है। अगर कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस पे फोकस करना है। अगर आप कोई साइड हसल कर रहे हैं तो उस पर भी फोकस करना है। इस तरह की चीजों पे फोकस करें। फजूल किस्म की पॉन्जी स्कीम्स के अंदर ना जाएं। उस पॉन्जी स्कीम में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं एट द एज ऑफ 20, वो मैंने उस वीडियो के अंदर जिक्र किया। आप जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। और जहां तक इस वीडियो की बात है, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। नाउ कम्स द पार्ट के जो 30 साल की एज के लोग हैं वो किस तरह से इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली 30 साल की एज और 20 साल की एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ बाल सफेद हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं। प्लस ये कि आप सेटल होने लगते हैं, थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये कि जैसे मैंने कहा था कि 20s की एज में आप घर ना खरीदें, तो मैं इसमें 30s में आपको बोलूंगा कि घर लाजमी खरीदें अगर आपकी वो मेंटालिटी है कि आपको घर लाजमी चाहिए। वरना अभी भी मैंने जैसे एक वीडियो में कहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी रेंट पे रहते हैं और दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्फ, और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रेफरेंस नहीं होती कि घर खरीदें। वो रेंट पे ही रहते हैं। और उसका रीजन ये है कि वो कहते हैं कि यार हमें ये लाइबिलिटी लगती है और हमें इतने पैसे डालने में बेहतर ये है कि हम अपने बिजनेस में डाल दें और उससे ज्यादा पैसे कमा लें। तो इट्स एंटायरली अपॉन यू। लेकिन मैं नॉर्मल बंदे की बात करूं तो नॉर्मल बंदे को 30 to 40 के दरमियान अपना घर कर लेना चाहिए लाजमी। इसके अलावा 30s के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको इमिग्रेशन करनी है कि नहीं करनी है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कहा हुआ है कि इमिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अगर तो आपको करनी है इमिग्रेशन, तो ये एट दी मैक्स 35 ईयर्स जो है ये मैक्सिमम है। इसके अंदर आप लाजमी माइग्रेट कर जाएं जहां भी आपको जाना है। उसके बाद आप कहीं भी जाते हैं तो आपको सेटल होने में प्रॉब्लम होती है, आपकी क्राइटेरिया ही मुश्किल से बनता है इमिग्रेशन का। तो वो कोशिश करें कि ये जो 30s की एज है ना, इसके अंदर अगर आपको इमिग्रेशन करनी है तो डिसाइड कर लें और उसके अंदर प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दें और 35 तक आप इमिग्रेट कर जाएं। और अगर आपको इमिग्रेट नहीं करना है, इट्स वेल एंड गुड। अगर पाकिस्तान में ही रहना है या जहां भी आप हैं वहां रहना है, तो उसके हिसाब से आप अपना घर बनाएं और उसको उसी तरह से चलें।
थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देखना शुरू कर दें। स्टॉक्स ऑफ कोर्स आपको लॉन्ग टाइम लेके चलेंगे आगे, लेकिन आप और फर्दर एवेन्यूज बनाना शुरू कर दें। अगर आपको पैसे आ गए हैं तो रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 30s के अंदर जो दूसरा मेजर खर्चा होता है ना, वो आपकी बच्चों की एजुकेशन होती है। चाहे छोटे लेवल के ऊपर हो, चाहे बड़े लेवल के ऊपर हो, बच्चों की एजुकेशन आपकी हर सूरत में आपको हिट करती है और वो बहुत मेजर एक्सपेंस होता है। तो उसको भी आपको कैटर फॉर करना होता है, और आपको अगेन आपका ईयरली बजट होना चाहिए बच्चों की एजुकेशन का, जो कि डिवाइड होना चाहिए मंथ के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं ड्यूरिंग, चाहे वो क्लास 1 के ऊपर हो, चाहे वो क्लास 10 के ऊपर हो, जिसमें मंथ के ऊपर आपके ऊपर डिफरेंट खर्चे आ रहे होते हैं। आप उसको थोड़ा सा इन्फ्लेट करके एक साल का खर्चा निकाल दें और उस खर्चे को डिवाइड कर दें 12 से, ताकि आपको मंथ का खर्चा पता चल जाए और उस मंथ के खर्चे के हिसाब से अपना बजट बनाएं। अगर आप सिर्फ स्कूल फीस ले लेंगे ना, तो स्कूल फीस के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म होता है। इसके अलावा आप अगर बड़े क्लास के बच्चे हैं तो उसमें ट्यूशंस होती हैं, या फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की फीस होती है। तो इस तरह के इतने खर्चे होते हैं जो कि आपको कभी कभी आपको 3-3 महीने के एक साथ देने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंपाइल करके, जितने बच्चे हैं आपके, उसके हिसाब से मंथ के ऊपर डिवाइड करके उसका बजट बना लें, और आगे उसको फोरकास्ट कर लें इन्फ्लेशन की वजह से कितना वो अगले 5 साल तक रहेगा, ताकि आपको पता हो कि आपको आगे करना क्या है। आपको अगर स्ट्राइव करना है नई जॉब के लिए, तो वो भी करना आपको पता होना चाहिए, या आप इसी खर्चों में आपको गुजारा करना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पता जरूर होना चाहिए, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी एज में आपको पेंशन के बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे तो आपको ये 20s के अंदर सोच लेना चाहिए, क्योंकि लेकिन 20s के अंदर मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो जो यंग जनरेशन है वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट का सोच भी नहीं सकती है, हालांकि सोचना उसी वक्त से चाहिए। खैर, 30s के अंदर आकर आपको अपना म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, और उसके थ्रेशोल्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी टैक्स बेनिफिट आपको दे सके। मैंने जो कैलकुलेशन की हुई है उसके हिसाब से तकरीबन 40% अपना इनकम टैक्स आप बचा सकते हैं, अगर आप दोनों म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स के अंदर इस तरह इन्वेस्ट करें कि आप एटलीस्ट 2-2 3-3 साल के लिए इन्वेस्ट करें, तो आप हर साल अपना 40% इनकम टैक्स बचा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एचआर से बात करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके, उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा टैक्स सेविंग का तरीका है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी आपकी और आपके टैक्स भी सेव होगा। तो ये लाजमी आप दोनों इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में भी और पेंशन फंड में भी। ऑल्दो पेंशन फंड मैं रिकमेंड नहीं करता एक्सपर्ट्स के लिए, पाकिस्तान से जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि वो उनके लिए बेहतर ये है कि वो म्यूचुअल फंड में चले जाएं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए बेहतर ये है कि ये दोनों फंड्स में एक साथ वो इन्वेस्ट करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि अपनी हेल्थ को बिल्कुल देखभाल के चलें, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अब इसके बाद वो जो डीजेनरेटिव प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी मेक श्योर करेगी कि आगे जो आपकी खर्चे होने मेडिकल के ऊपर वो कितने होने। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे देखे हैं जो कि 30s के अंदर ही ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, शुगर होती है उनको, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इस तरह के इश्यूज 40s के अंदर तो बहुत कॉमन है। तो ये अपने जो लाइफस्टाइल है ना आपकी, ये अभी से इसको जरा स्ट्रेट कर लें, ताकि आपके ये खर्चे, क्योंकि ये भी एक बेसिकली खर्चे ही है जो आगे आने हैं आपको। आपकी इंश्योरेंस महंगी हो जाएगी, आप अगर इंश्योरेंस नहीं भी है तो आप अपने पैसों से जो खर्च कर रहे होंगे वो आपके डॉक्टर के खर्चे, दवाइयों के खर्चे, ये सारे खर्चे फजूल के जो आपके होंगे। बेहतर ये है कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहें। अगेन 20s के अंदर भी मैं ये कहूंगा कि लोगों को शो ऑफ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या, उसमें तो हर बंदा जब भी पैसे मिलते हैं वो कर रहा होता है शो ऑफ, उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस एज में आके मेच्योर हो जाना चाहिए बंदे को। और अगर इस पॉइंट के ऊपर भी आकर बंदा गाड़ी सिर्फ इसलिए ले रहा है, बड़ी गाड़ी इसलिए ले रहा है कि वो अपने नेबर को इंप्रेस कर सके या अपने कजन को इंप्रेस कर सके, तो फिर आपका कुछ नहीं होना। फिर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि इसी रैट रेस में लग जाते हैं। आज कोरोला है, कल सिविक है, परसों फॉर्च्यूनर है, वो इसी इसी रैट रेस में लगे हुए होते हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर पाते और इवेंचुअली 60 साल के हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट इस एज ग्रुप का ये कि आप अगर, तो आपके बच्चों की एज ऐसी है कि विद इन 10 to 15 ईयर्स उनको यूनिवर्सिटी जाना है, तो अभी से आप ये देखना शुरू कर दें कि आपके खर्चे कितने आने हैं। आपके लेट से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उनको लेट से स्कॉलरशिप मिल जाती है, इट्स वेल एंड गुड। लेकिन वर्स्ट केस में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और जब नहीं मिलती है तो आपको खुद पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि अपने जो खर्चे हैं वो किस तरह से करें कि आपके सारे बच्चे प्रॉपरली एजुकेटेड हों, जो आप चाह रहे हैं और जो बच्चे चाह रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टाइम है ना 10 से 15 साल, इसके अंदर आपको एक्यूमुलेशन करनी है अब उनके खर्चों के लिए, जो उनके अगले आने वाले खर्चे हैं। 40s के अंदर बेसिकली अब आपको कंजर्वेटिवली स्टार्ट करना है थिंकिंग को अपनी। इसके अंदर अपने एक एक बहुत मशहूर कैलकुलेटर है,
उसके अंदर आपकी जो स्टॉक मार्केट की जो आपका स्टॉक्स का एक्सपोजर है, वो एक सिंपल फॉर्मूले से उन्होंने बता दिया है। 100 माइनस योर एज इज योर एक्सपोजर इन द स्टॉक मार्केट। अगर फर्ज करें आपकी एज है 20, तो आपका एक्सपोजर 100 माइनस योर एज, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80%, यानी कि 80% आपका एक्सपोजर होना चाहिए स्टॉक्स का। अगर आपका 100 माइनस 30 एज है आपकी, तो आपका 70% स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर होना चाहिए। और अगर आपकी एज 40 है, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60% आपका एक्सपोजर होना चाहिए स्टॉक मार्केट का। ये कैलकुलेशन बहुत पुरानी है, ये फॉर्मूला काफी पुराना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठीक है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी एज के हिसाब से, अपने अपनी नीड्स के हिसाब से। लेकिन किसी फॉर्मूले के ना होने से तो बेहतर है कि कोई फॉर्मूला हो, तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है। कोई कम से कम कहीं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई होगा ना। तो अगर लेट से आप 40 ईयर्स के हैं, तो आपकी 60% एलोकेशन अभी स्टॉक मार्केट के अंदर होनी चाहिए। लेट से 2 करोड़ रुपए हैं, तो 2 करोड़ रुपए का आप ये समझ लें 60%, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होने चाहिए। अगर आपने घर लिया हुआ है, तो वो लेट से 80 लाख 90 लाख रुपए का घर है, तो ठीक है, बाकी पैसे आपके स्टॉक मार्केट में होने चाहिए, या फिर थोड़े बहुत फिक्स इनकम में होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी फंड। इसका रीजन ये है कि अभी भी आपके पास काफी टाइम है। 40s के बाद आपके पास 20 साल है रिटायरमेंट तक, तो 20 साल का अरसा काफी बड़ा है कि आप उसके अंदर अगर कोई लॉस होता भी है तो उसको रिकूप कर सकते हैं। और यही बात मैं उन लोगों को बोलता हूँ, लेट से जो 40s में आके अब रियलाइजेशन कर रहे हैं कि यार हमें सेविंग करनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। ठीक है, अगेन मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज 10 years बैक, एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। यानी कि आज आपके पास वो टाइम है जब आप प्लांट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट का ट्री। आप 20, अगर अगर आप लेट से 20 साल अभी हैं रिटायरमेंट के, तो 40 साल की एज में अभी भी आप प्लांट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का ट्री स्टॉक मार्केट का। 40s की एज के अंदर आपको हर सूरत में अब आपको अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच लेना चाहिए कि रिटायरमेंट में कैसा होगा। प्लस ये कि रिटायरमेंट और जो बच्चों की एजुकेशन के फंड्स हैं, ये दोनों के पोर्शंस अलग होने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सारे के सारे पैसे बच्चों की एजुकेशन में लगा देते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपको हर सूरत में अपनी रिटायरमेंट के पैसे अलग रखने हैं और बच्चों की एजुकेशन के पैसे अलग रखने हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन होती है, क्या टर्न ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो हर सूरत में आपको ये दोनों पैसों को अलग रखना चाहिए। एक और कंसिडरेशन जो साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर हमें देखनी चाहिए, पाकिस्तान में स्पेशली देखना चाहिए, कि हमारे जो एसेट्स हैं अगर पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उनकी डॉलर वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है या डिप्रिशिएट हो रही है। क्योंकि अगर बच्चों को बाहर भेजना है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो फॉरेन जो करेंसी है उसके अंदर पेमेंट करनी होगी फीस की, यूनिवर्सिटी फीसेस की। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी से आगे आपको क्या आउटलुक नजर आ रहा है। अगर तो आपको आउटलुक ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी के पैसे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, तो उसको इतना वो कूप कर लेगी कि आपको वो जो जो आपने सोचा हुआ है डॉलर अमाउंट में, वो आपको मिल जाए। अगर नहीं होता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन हैं? तो अगेन एज आई सेड कि स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 10 से 15 साल के जो जो होराइजन है, उसके लिए वेल्थ ग्रो करने का एक अच्छा ऑप्शन है। आपको उसको लाजमी देखना चाहिए, एटलीस्ट डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द एज ऑफ 50s, अभी तक हम बात कर रहे थे कंडीशनैलिटीज के ऊपर कि अभी फर्ज करें आपकी एज 40 है, तो आपको इतने परसेंट होना चाहिए, और ये हो सकता है और वो हो सकता है। लेकिन 50s के ऊपर जाके कुछ चीज़ें श्योर शॉर्ट हो जाती हैं। अब आपको सेफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि 100 माइनस योर एज, 50% एट मैक्स आपका स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए। इससे ज़्यादा लाजमी है कि बिल्कुल भी ना हो, बाकी पैसे आपके सेफ एसेट्स में हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन थी, ये तो यूएस के हिसाब से थी, जो मैं फॉर्मूला बताया, ये आपको अपने हिसाब से फॉर्मूला अपडेट कर लेना चाहिए, साउथ एशिया के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से। मेरे ख्याल से तो एट मैक्स 40% आपके पास स्टॉक्स के अंदर एक्सपोजर होना चाहिए, और ये बाय द एंड ऑफ योर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिटायरमेंट ये एक्सपोनेंशियली कम होना चाहिए। क्योंकि अब आप एग्जांपल ले लें, 2015 के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो या किसी के पास पोर्टफोलियो हो, तो वो इस वक्त तो नेगेटिव में है, इस वक्त भी नेगेटिव में है। 5 साल गुजर गए और 5 साल के अंदर स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में नेगेटिव रिटर्न दे रही है। इंडेक्स की बात करें, हो सकता है डिविडेंड इनकम किसी ने ली हो तो ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल लो, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स है, और डॉलर वैल्यू में देखें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो मैं हमेशा बात करता हूँ, आपको हमेशा देखना चाहिए कि कब आपको वो पॉइंट आ रहा है कि अब आपको पैसे हल्के हल्के करके निकाल लें स्टॉक मार्केट से। तो वो 50s के अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, और अगर आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर,
तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लाजमी करें, अभी भी करें। उसका दो रीजन है। उसका एक रीजन ये कि अभी भी आपके पास 10 साल है। अगर आप 50 साल के हैं तो अभी भी आपके पास रिटायरमेंट में 10 साल है। थोड़े से पैसे लगा दें तो हो सकता है आपकी कुछ ग्रोथ मिल जाए स्टॉक मार्केट की। और दूसरा पॉइंट ये है कि, और जैसे मैं अगर अभी बात करें ना मुझसे, तो इस वक्त तो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है और उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट बनती है। 10 साल में आई एम श्योर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देगी, अगर 50 साल के हैं आप। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल सके। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं लिया ना, तो आप अपनी अगली जनरेशन को नहीं बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। आपने अपना टाइम तो गुजार दिया, अपना अपना टाइम उसमें बेसिकली जाया कर दिया, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैं कहता हूं थोड़े से स्टार्ट करें। अगर 50 साल के हैं और आपने आज तक स्टॉक में काम नहीं किया, तो थोड़ा बहुत पैसे जरूर डालें ताकि आपको आइडिया हो सके तो कि ये मार्केट काम कैसे चल कर रही है। दूसरी बात ये कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो आप जैसे लर्निंग के लिए कर रहे होंगे, लेकिन इसमें इस पॉइंट पर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करें, जहां पर आपको डिविडेंड्स मिल रहे होते हैं। उसमें आपको, ठीक है, स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकती हैं, लेकिन डिविडेंड की जो यील्ड है वो कुछ ना कुछ करके आपको मिलेगी। बल्कि कुछ स्टॉक्स तो पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि रिटायरमेंट स्टॉक्स है, कि आप उनको ले लें तो आपको डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी मिलती है, और वो स्टेडी डिविडेंड डिविडेंड यील्ड है कि आपको फिक्स इनकम से भी अच्छे उसमें रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। 10 साल भी आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर है, आपने 2 साल के अंदर सीख ली स्टॉक मार्केट को किस तरह आपको अप एंड डाउन को देखना है और किस तरह से आपको डिविडेंड्स बनाने हैं। तो हो सकता है आप इसी के अंदर आगे भी काम करें। हो सकता है बियॉन्ड 60 आपके पास एक नया कैरियर बन जाए कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर खुद भी इन्वेस्ट करें और दूसरों को भी बताएं कि कैसे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इट्स ओनली लर्निंग, और उसके अंदर कोई भी जो भी काम करे स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ के नहीं आया हुआ। ये तो आप, अगर आप काम करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि काम कैसे करते हैं इसके अंदर। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, और दूसरों को फिर बताएं आगे कि इसमें क्या फायदे हैं इसके अंदर। अच्छा, 60s के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। 60s बेसिकली पोस्ट रिटायरमेंट होती है नॉर्मली, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि रिटायरमेंट हो ना हो, इन एनी केस आपको अपने ब्रेन को स्टॉप नहीं करना है काम करने से। क्योंकि ब्रेन जो है बेसिकली वो जैसे ही ये काम करना स्टॉप करेगा ना, रुक जाएगा अगर आपका ब्रेन काम करना, तो वो डी जनरेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जो कि मैंने देखा है बहुत सारे बुजुर्गों के साथ कि वो जैसे ही अपना काम छोड़ते हैं, वैसे ही जो है उनका थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, और वो खुद स्लो डाउन हो जाते हैं। उनका दिमाग काम करना उस तरह से कम करता है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग भी एक आपका जो है पार्ट है आपकी बॉडी का। अगर आप जैसे एक्सरसाइज नहीं करते तो वो आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है। इसी तरह अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, मेंटल कोई काम नहीं करेंगे, तो आपका जो जो ब्रेन है वो भी लेथार्जिक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो 60s की एज में भी मैं कहूंगा लोगों से कि खास तौर पे पेड वर्क करें। क्योंकि बाकी काम करना जो है ना, वो आपको मोटिवेशन शायद ना दे, लेकिन अगर आप पैसों के लिए कोई काम करेंगे 60s की एज में भी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे और थोड़ा सा आप बिजी भी रहे उसके अंदर। बाकी ये कि 20s की एज में मैंने एक जो जो मेरी रिग्रेट्स हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। उसका लिंक मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ये इस पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा Q&A का जो सेशंस हैं वो मैं रेगुलरली करता हूँ। उसके अंदर मैंने यहाँ प्लेलिस्ट लगा दी, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत सारे Q&A के सेशंस हैं। लेट मी नो कैसी लगी वीडियो आपको। प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अलॉट, बाय बाय।